टूर गाइड ने एक छोटा झंडा लहराते हुए और पर्यटकों को भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हुए कहा, हर कोई कृपया देखें। यह इतिहास के प्रसिद्ध जनरल मो जियुए का प्रसिद्ध मकबरा है। किसी कारण से जब वह यहाँ पहुंची तो हे झिरन को गंभीरता का एहसास हुआ। एक विशेष बल चिकित्सक के रूप में वह मशहूर हस्तियों की नहीं, केवल नायकों की पूजा करती थी। इस मकबरे के मालिक मो जियुए उन नायकों में से एक थे जिनकी वह प्रशंसा करती थी। मो जियुए दाशुन राजवंश के शीर्ष जनरल थे। उन्होंने विदेशी दुश्मनों को पूरी तरह से हराने के लिए सेना का नेतृत्व किया। हालांकि उस समय उनके जैसे नायक पर भी संदेह किया गया था और उनकी महान प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण सम्राट द्वारा उन्हें उनके आधिकारिक पद से बर्खास्त कर दिया गया था। गाइड के मौखिक परिचय को सुनकर वह झिरन के दिल में लगातार आह भरती रही। यह तो कहा ही जा सकता है कि इस नायक का जन्म गलत समय पर हुआ। यदि मो जियुए नए सम्राट के सिंहासन संभालने तक कुछ और वर्ष जीवित रह पाते तो उनका निवारण हो गया होता। दुर्भाग्यवश भाग्य ने उनके साथ धोखा किया और निर्वासन के रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वह झिरन अपने विचारों में डूबी हुई थी, उसे अचानक अपने पैरों के नीचे एक हिंसक कंपन महसूस हुआ। कोई चिल्लाया, जल्दी भागो, भूकंप है। हे झिरन के कौशल से वह इस प्राकृतिक आपदा से सफलतापूर्वक बच सकती थी। हालांकि लोगों को बचाने के लिए वह हमेशा के लिए यहीं रुक गईं। इससे पहले कि वह होश खोती, हे झिरन के होंठ थोड़े मुड़े, यहाँ नायक के साथ दफनाया जाना भी अच्छा है। दाशुन राजवंश ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के आवास को रंगीन रोशनी से सजाया गया था और ड्रम और संगीत से गूंज रहा था। पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। तेज और लंबी चिल्लाहट के बाद हे झिरन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कठपुतली को झुकने में मदद की जा रही हो। उच्च हॉल को दूसरा प्रणाम। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। दुल्हन कक्ष में प्रवेश करें। झिरन को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन इसने उसे इस शरीर की स्मृति प्राप्त करने से नहीं रोका। शोर शराबे वाली बधाइयों और दियासलाई बनाने वाले के अंतहीन शुभ शब्दों को नजरअंदाज करते हुए हे झिरन का मन पूरी तरह से अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। इन यादों को सुझाने के बाद उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि वह पार कर चुकी है। इसके अलावा वह पार हो गई और उस प्रसिद्ध नायक मो जियुए की नई दुल्हन बन गई, जिसकी वह प्रशंसा करती थी। मूल मालिक का नाम उसके जैसा ही था, हे झिरन। वह वर्तमान राजस्व मंत्री हे युवानमिंग की सबसे बड़ी बेटी थी। जब वह बच्ची थी तभी से उसकी मंगनी मो जियुए से हो गई थी। मो परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। सभी लोगों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया और अब केवल मो जियुए ही बचे थे। 5 साल पहले मो जियुए के सबसे बड़े भाई की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो जाने के बाद 16 वर्षीय मो जियुए ने सैनिकों की कमान संभाली। साथ ही उन्होंने अकेले ही ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के विधवाओं से भरे आवास का समर्थन किया। अब मो जियुए विजयी होकर लौट आए थे। पुरानी मैडम मो की व्यवस्था के बाद शादी एक शुभ दिन पर हुई। हालांकि मूल मालिक शादी रद्द करना चाहता था। वह जीवन भर ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के निवास की उन महिलाओं की तरह विधवा नहीं रहना चाहती थी। आखिरकार बिना किसी अपवाद के मो लोग कम उम्र में युद्ध के मैदान में मर गए। मूल मालिक ने शादी रद्द करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसके धर्मी और ईमानदार पिता हे युवानमिंग किसी भी परिस्थिति में शादी रद्द करने के लिए सहमत नहीं हुए। मूल मालिक को ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के निवास में आसानी से शादी करने देने के लिए हे युवानमिंग और उनकी पत्नी लिंग जुयान के पास मूल मालिक को कुछ दवाएं देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह सोचकर कि चावल पके हुए चावल में पकने के बाद उनकी बेटी को खुद को भाग्य से इस्तीफा देना होगा। यह अज्ञात था कि क्या उन्होंने खुराक का गलत आकलन किया, जिसके कारण दुल्हन पालकी के मूल मालिक की मृत्यु हो गई। इससे हे झिरन के आगमन की अनुमति मिल गई। हालांकि हे झिरन को जो बात भ्रमित कर रही थी वह यह थी कि जिस इतिहास को वह जानती थी उसमें मो जियुए के निर्वासित होने तक पत्नी होने का कोई उल्लेख नहीं था।
क्या ऐसा हो सकता है कि मूल मालिक वास्तव में दुल्हन की पालकी में मर गया और मो जियुए के साथ पूर्वजों की पूजा करने में विफल रहा, इसलिए इसे दर्ज नहीं किया गया। जैसे ही वह सोच में खोई हुई थी, दुल्हन कक्ष के बाहर शोर तेज हो गया। उसकी सम्माननीय नौकरानी कियाओ यू ने हल्के से उसकी बांह को छुआ। मिस, युवा मास्टर यहाँ हैं। उसने झिरन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। लोगों का एक समूह मो जियुए को लाल शादी के कपड़ों में दुल्हन के कक्ष में ले गया। युवा मास्टर, अब पर्दा उठाओ। शुभ समय मत चूको। दिया सलाई बनाने वाले ने खुशी खुशी मो जियुए को लाल रिबन से बंधी एक बैलेस रॉड सौंपी। नौवे भाई, जल्दी करो। हम सब नौवे भाई की पत्नी को देखने का इंतजार कर रहे हैं। यह सही है, नौवे भाई। शर्माओ मत। संतुलन की छड़ी को पकड़कर मो जियुए को कई भाभीियों द्वारा ही झिरन तक ले जाया गया। वह रुका और सबकी निगाहों के नीचे ही झिरन की नजर को ढकने वाले लाल घूंघट को हल्के से उठा दिया। उसने झिरन ने सहजता से सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 185 सेमी लंबा, सीधी मुद्रा और मजबूत अंगों वाला था। उनकी विशिष्ट विशेषताएं मूर्तिकला की तरह उत्कृष्ट थीं। उनका असाधारण सुंदर चेहरा कुछ कुछ मकबरे में लगे चित्र से मिलता जुलता था। उनका भावहीन चेहरा और तेज, गहरी आंखें अनजाने में ही लोगों को जुल्म का एहसास करा देती थीं। हे झिरन के दिल में, उसके महान नायक को इस तरह दिखना चाहिए। जैसे ही वह थोड़ा विचलित हुई, मो जियुए ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपने पर्याप्त देख लिया है? तभी हे झिरन को एहसास हुआ कि वह अभी अभी अनुपस्थित दिमाग वाली थी। उन गहरी आंखों में देखते हुए हे झिरन ने कहा, हाँ, काफी देखा। बस इतना ही। ऐसा नहीं था कि वह महान नायक का सम्मान नहीं करती थी, लेकिन आसपास इतने सारे लोगों के साथ इस आदमी ने उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया, इसलिए उसे जानबूझकर उसकी चापलूसी नहीं करनी पड़ी। यह देखते हुए कि शादी के ठीक बाद दोनों की शुरुआत खराब रही, भाभी डैंगजू ने तुरंत चीजों को सुलझा लिया। नौवे भाई, नौवी भाभी, शुभ समय खराब मत करो। शादी का टोस्ट पी लो और जल्दी आराम करो। भाभी फैंग क्विलियन भी आई और बोली, हाँ, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और मो परिवार के लिए कई बच्चों को जन्म देना होगा। इन भाभीियों की बात सुनकर आधुनिक आत्मा वाली वह झिरन भी थोड़ा शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने पिछले जीवन में 24 वर्षीय इकलौती बच्ची के रूप में वह केवल देश की सेवा करना चाहती थी और एक दिन ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अपनी शर्मिंदगी न दिखाने के लिए उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। इस कार्रवाई को अन्य लोगों द्वारा फिर से गलत समझा गया। भाभी जियो किंगर ने हे झिरन का हाथ पकड़ लिया। नौवीं भाभी, शर्माओ मत। थोड़ी देर बाद तुम्हें इन भाभीियों की आदत हो जाएगी। उन्हें सिर्फ मजाक करना पसंद है। उन्होंने झिरन को समझाने की कोशिश की, मैं शर्मीला नहीं हूँ। अभी कुछ और भाभियां कुछ कहने ही वाली थीं कि दरवाजे के बाहर से आवाज आई। युवा मास्टर, महामहिम ने एक मौखिक संदेश भेजा है और आपको तुरंत महल जाने का आदेश दिया है। यह सुनकर हे झिरन का दिल जोर से धड़क उठा। यह देखकर कि मो जियुए पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था, उसने नौकरानी को अपने पास पकड़ लिया और पूछा, कियाओ यू, अब कौन सा साल और महीना है? कियाओ यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ उसने उत्तर दिया, मिस, क्या आप अपनी शादी का दिन भूल गई हैं? आज शुन युआन युग के 19वें वर्ष के 7वें महीने का 8वां दिन है। अरे नहीं। मो जियुए की विदा होती छवि को देखकर हे झिरन की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि चूंकि वह आई थी, इसलिए उसे अपने आदर्श नायक को जीवित रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। अपने अभी भी कमजोर शरीर और भाभीियों की हैरान आंखों की परवाह किए बिना वह झिरन अचानक उठ खड़ी हुई। उसने अपनी स्कर्ट उठाए और बाहर निकल गई। अगर उसे सही से याद है, तो इस दिन मो जियुए को सम्राट ने देर रात महल में बुलाया था और उस पर शाही हरम में अतिक्रमण करने का झूठा आरोप लगाया गया था। उसे 100 भारी प्रहार दिए गए। अगले दिन मो जियुए पर देश को दुश्मन के साथ धोखा देने के अपराध का आरोप लगाया गया। ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर के निवास को जब्त कर लिया गया और मो जियुए को निर्वासित कर दिया गया।
वह झिरन चिल्लाते हुए भागी। उसे डर था कि वह मो जियुए की गति के साथ नहीं रह सकती। मो जियुए, मेरे लिए रुको। उसने काफी देर तक उसका पीछा किया और अंततः मो जियुए की लाल आकृति को सामने देखा। मो जियुए ने पलट कर देखा, फिर भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। क्या बात है? वह झिरन हौंफते हुए मो जियुए के पास दौड़ा और वापस चलने के लिए अपना हाथ खींच लिया। आप क्या कर रहे हो? मो जियुए ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह झिरन को नहीं पता था कि वह अपने उद्देश्य को कैसे समझाए। वह केवल अस्पष्ट रूप से कह सकी, मुझे लगता है कि इस बार जब आप महल में प्रवेश करेंगे तो आपके खिलाफ साजिश रचे जाने का डर है। जब उसने यह कहा, तो वह झिरन पहले से ही मो जियुए से पूछताछ के लिए तैयार था। हालांकि मो जियुए ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बदले में पूछा, आपने क्या सुना है? वास्तव में, जब से मो जियुए सीमा से राजधानी लौटे थे, उन्हें विशेष रूप से सम्राट द्वारा निशाना बनाए जाने का एक अस्पष्ट एहसास था, जो उनसे बात करते समय हमेशा उन्हें एक पाखंडी एहसास देता था। वह झिरन निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती थी कि वह इस इतिहास को जानती थी, इसलिए जब दोबारा पूछा गया, तो वह केवल बिना सोचे समझे जवाब दे सकी। मैंने तुमसे कहा था, मुझे बस एक खराब अंदाजा है। मो जियुए की नजर में उसका स्पष्टीकरण बहुत दूर की कौड़ी था, लेकिन इस समय वह महल में प्रवेश करने की जल्दी में था और आगे पूछने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने हे झिरन को उसका नेतृत्व करने की अनुमति दी और उसे पहल दी। वह झिरन कुछ देर तक ब्राइडल चैम्बर के प्रांगण में घूमती रही और अंत में उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जिसमें वह सवार थी। उसने मो जियुए की बाह को छोड़ दिया, गाड़ी में भाग गई और एक मोटा तकिया निकाला। यह कुछ ऐसा था जिसे मूल मालिक अक्सर अपने माता पिता के घर से बाहर जाते समय अपने साथ लाता था। चाहे वह गाड़ी हो या गाड़ी, उसे धक्कों से नफरत थी, इसलिए सावधानीपूर्वक मैडम ने नौकरों को उसके लिए तकिया बनाने का आदेश दिया। उसने झिरन ने कुशन की मोटाई को निचोड़ा, यह अभी भी स्वीकार्य था, घूम गया और उसे मो जियुए को सौंप दिया। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो इस पैड को अपने पीछे रख लें, यह आपकी मदद कर सकता है। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, इसके अलावा, अगर कोई दावा करता है कि सम्राट ने तुम्हें हरम में बुलाया है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिलहाल वह बस इतना ही कर सकती थी। मो जियुए शारीरिक कष्ट से बच पाएगा या नहीं, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर था। मो जियुए एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी तकिया ले लिया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने कहा, बहुत देर हो गई है, मेरा इंतजार मत करो, जल्दी आराम करने जाओ। मो जियुए की पीछे हटती आकृति को देखकर ही झिरन अभी भी उसे याद दिलाने में मदद नहीं कर सका, पैड को अपने पीछे रखना मत भूलना। मो जियुए से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वह झिरन उसी रास्ते से वापस जा सका। पीछे आंगन में उसने 8 भाभियां और एक छोटी चाची को वहां इंतजार करते देखा। 8 भाभियां सभी अनुभवी लोग थीं। हे झिरन को वापस आते देखकर वे मदद नहीं कर सके, लेकिन पास आए और उसे सांत्वना दी। भाभी, चिंता मत करो। शहंशाह ने जीजाजी को इतनी देर से बुलाया है, जरूर कोई जरूरी मामला होगा। मुझे यकीन है ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह सही है, जीजाजी आपकी शादी संपन्न कराने के लिए निश्चित समय पर वापस आएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भाभियां बहुत जोश में थीं। वह झिरन को भी पता था कि वे सभी उसकी सद्भावना दिखा रहे थे, लेकिन वह इस समय वे जो कह रहे थे, उसे स्वीकार नहीं कर सकी। 8 बहुत छोटी भाभियों को देखकर ही झिरन को एक क्षण का दुख महसूस हुआ। गरीब महिलाएं युवा विधवा बनने के लिए अभिशप्त थीं। अंत में उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। इस पर विचार करते हुए ही झिरन ने फिर भी उन्हें चेतावनी देने का फैसला किया। भाभी, आजकल मुझे एक अजीब सपना आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली की तलाशी ली जाएगी और उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। आमतौर पर शांत रहने वाली सबसे बड़ी भाभी कुई बिटिंग आई और उनका हाथ पकड़कर धीरे से बोली, भाभी, आप ऐसी बातें यूं ही नहीं कह सकती। हमारे ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर का परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है, हमें कैसे खोजा जा सकता है और निर्वासित किया जा सकता है? बकवास, हम ऐसी बदनसीब बातें नहीं कह सकते।
भाभी, चलो मान लेते हैं कि हमने आज वह बात नहीं सुनी। दूसरी भाभी जी फैंग ने तुरंत 2 बार जमीन पर थूका। झिरन को पता था कि उसकी चेतावनी के बाद यह असर होगा, लेकिन उसने ऐसे ही हार मानने का इरादा नहीं किया था। भाभी, मुझे भी उम्मीद है कि यह सच नहीं है, लेकिन यह सपना बहुत वास्तविक है और यह हर दिन एक ही दृश्य है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं और समय से पहले कुछ तैयारी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सभी ने हे झिरन को वहां प्रशंसनीय ढंग से बात करते हुए देखा और वे तुरंत विवादित हो गए। छोटी चाची मोहन्यू, जिन्हें जीवन भर इतने सारे बुजुर्गों ने पाला था, सबसे डरपोक थीं। हे झिरन की बातें सुनकर वह पहले से ही डर कर रोने लगी थी। छोटी लड़की ने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे डर लग रहा है। यह सच नहीं हो सकता। यह देखकर सबसे बड़ी भाभी ने उसे गले लगाया और धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत हन्यू, वे कहते हैं कि सपने उल्टे होते हैं। मोहन्यू ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और सबसे बड़ी भाभी की बाहों में लिपट गई। सबसे बड़ी भाभी ने सबकी ओर देखा और कहा, बहुत देर हो गई है, भाभी का दिन बहुत थका देने वाला है, उन्हें जल्दी आराम करने दो। झिरन को नहीं पता था कि किसी ने उसकी बातों पर विश्वास किया है या नहीं, लेकिन उसने वही किया है जो उसे करना चाहिए था, और अब से वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकती थी। कमरे में वापस कई नौकरानियों द्वारा उसे कपड़े धोने में मदद करने के बाद हे झिरन ने उन सभी को भेज दिया। अब उसे शांति की आवश्यकता थी। शांत होकर ही वह अगले कदम के बारे में ध्यान से सोच सकती थी। लाल मोमबत्तियों की रोशनी में वह पूरे दुल्हन कक्ष की चकाचौंध देख सकती थी। अफसोस की बात थी कि उसमें इन चीजों को दूर ले जाने की क्षमता नहीं थी। चूंकि यह मामला था, वह केवल सबसे पोर्टेबल सिल्वर टिकटों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि इस समय ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली में कितने चांदी के टिकट थे। उसके माता पिता से मिले दहेज में ठीक 2000 टन चांदी के टिकट थे। हाथ में चांदी के टिकट लेकर ही झिरन का पहला विचार यह था कि जब घर की तलाशी ली जाएगी, तो कोई निश्चित रूप से उसकी तलाशी लेगा। बिना पकड़े वह इन टिकटों को कहाँ छिपा सकती थी? यदि उन्हें भी उपन्यासों में उन स्थानांतरित नायिकाओं की तरह जगह मिले, तो यह बहुत अच्छा होगा। वह टिकटों को जगह में रख सकती है और यह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसे ही उसने शिकायत की कि स्थानांतरण देवता अनुचित थे, उसे अचानक अपने परिवर्तन के सामने का दृश्य महसूस हुआ। उसके सामने का दृश्य इतना परिचित था, यह उसका चिकित्सा कार्यालय था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मरी नहीं? जल्द ही वह झिरन को तथ्यों से बेरहमी से हरा दिया गया। उसने चिकित्सा कार्यालय के दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक प्रोप की तरह था, पूरी तरह से निष्क्रिय, एक भी जगह नजर नहीं आ रही थी। खिड़कियां वैसी ही थीं, मानो वेल्ड करके बंद की गई हो। उसने झिरन ने जल्दी से उसके विचारों को सुलझा लिया। वह वास्तव में स्थानांतरित हो गई थी, और यह चिकित्सा कार्यालय तथाकथित स्थानांतरण सुनहरी उंगली थी। इस स्थान के संचालन को शीघ्रता से समझने के लिए हे झिरन ने धीरे से कहा, बाहर जाओ। निश्चित रूप से उसका शरीर दहेज भंडारण कक्ष में फिर से प्रकट हुआ। उसने सबसे पहले एक बक्सा पकड़ा, उसे अपने विचारों से हिलाया और उसका पूरा व्यक्तित्व और बक्सा फिर से स्पेस में प्रकट हो गया, जिससे पता चला कि यह स्थान बाहरी वस्तुओं को प्रवेश करने की अनुमति देता है। बक्सा नीचे रखने के बाद वह झिरन अब दहेज कक्ष में नहीं रुका, बल्कि दुल्हन कक्ष में वापस चला गया। हालांकि उसके पास जगह थी, फिर भी उसे अधिक आपूर्ति ले जाने के लिए निर्वासन का शाही आदेश जारी होने से पहले एक उचित योजना बनानी पड़ी। वह झिरन दुल्हन के बिस्तर पर बैठ गया और विचार करने लगा। यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड सही थे, तो मो जियुए को सुबह सुबह शाही महल में बुलाया गया और केवल एक सांस शेष रहते हुए बेहोश कर वापस ले जाया गया। ऐसा कहा गया था कि मो जियुए के हवेली लौटने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद सम्राट ने ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली को घेरने के लिए सेना भेजी, और साथ ही परिवार की संपत्ति को जब्त करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक शाही आदेश जारी किया।
उसने झिरन ने अंतरिक्ष में घड़ी की ओर देखा, जिस पर पहले ही रात के 10 बज चुके थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शाही आदेश जारी होने में अधिकतम 10 घंटे शेष हैं। वह झिरन बचे हुए समय का पूरा उपयोग करने की योजना बना रहा है। मन में विचार के साथ वह अंतरिक्ष में गई, चारों ओर खोजबीन की और एक छलावरण सूट पाया जिसे वह अक्सर अपने पिछले जीवन में मिशन पर जाते समय पहनती थी। वह झिरन छद्मवेश में बदल गई। उसने बड़े करीने से अपने बालों को एक साधारण जूड़े में लपेटा, पंजे और तार लगाए और नौकरानियों की नजरों से बचते हुए आंगन से बाहर निकल गई। ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली के इलाके का निरीक्षण करने के लिए वह झिरन चतुराई से एक घने बड़े पेड़ पर चढ़ गया। बड़े पेड़ पर खड़े होकर और चारों ओर देखते हुए ही झिरन शुरू में यह निर्धारित कर सकती थी कि वह जिस आंगन में थी वह थोड़ा पश्चिम में था और घने आंगन वाले क्षेत्र में जाने के लिए उसे पूर्व की ओर जाने की जरूरत थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। पर्यावरण से उन्होंने झिरन ने विश्लेषण किया कि पूर्व में आंगन भाभी और सास का निवास स्थान होना चाहिए। अगर वहां कुछ कीमती चीजें थीं भी, तो वे व्यक्तियों की निजी संपत्ति थीं। हालांकि वर्तमान अत्यावश्यक स्थिति को देखते हुए चोरों की तरह आंगनों को एक एक करके खंगालने की तुलना में गोदाम को ढूंढना आसान होगा। दृढ़ निश्चय करके वह झिरन ने पश्चिम की ओर अपना रास्ता खोज लिया। जैसा कि ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली से अपेक्षित था, गार्ड बेहद सख्त थे। पूरे रास्ते में ही झिरन को समय समय पर हथियारों के साथ गश्त कर रहे कई गार्डों का सामना करना पड़ा और उसने पाया कि वह जितना अधिक पश्चिम की ओर गई, वहां उतने ही अधिक रक्षक थे। अपने पिछले जीवन के कौशल का उपयोग करते हुए वह टोही विरोधी तकनीकों का उपयोग करते हुए एक आंगन में आई। इसे आंगन नहीं बल्कि अपेक्षाकृत बड़ा घर कहा जा सकता है। दूर से देखने पर ही झिरन ने पाया कि वास्तव में 2 गार्ड इसकी रखवाली कर रहे थे। बिना किसी संदेह के ही झिरन ने अनुमान लगाया कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, संभवतः ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली का गोदाम। पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और पास के तालाब की ओर फेंक दिया। कंकड़ प्लॉप ध्वनि के साथ तालाब में गिरा, जो इस शांत रात में विशेष रूप से अचानक था। वहां कौन है? गार्ड को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह अपने हथियार के साथ तालाब की ओर भागा। उसने झिरन ने देर न करने का साहस किया और तुरंत घर के सामने आ गया। स्वाभाविक रूप से जहां गार्ड होंगे वहां लोहे का ताला होगा। 2 बार सोचने के बिना हे झिरन की चेतना तुरंत अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। बेहतरीन नुकीली चिमटी निकाली, चिमटी को कीहोल में कुछ बार घुमाया और ताला खुल गया। गार्ड के अभी तक नहीं लौटने का फायदा उठाते हुए झिरन ने दरवाजा खोला और सबसे तेज गति से प्रवेश किया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और मंद चांदनी में वह देख सकती थी कि चारों ओर अलमारियां थीं। झिरन के पास ध्यान से जांच करने का समय नहीं था। वह बस आगे बढ़ी और निकटतम शेल्फ पर मौजूद वस्तुओं को छू लिया। यह किसी प्रकार के कपड़े की तरह फिसलन भरा महसूस हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली का गोदाम था। समय बचाने के लिए ही झिरन ने सीधे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गोदाम की सभी वस्तुओं को एक जगह पर रख दिया, केवल उन अलमारियों को छोड़ दिया जिनमें सामान रखा था। जैसे ही उसने यहाँ सामान इकट्ठा करना समाप्त किया, गार्ड जो स्थिति की जांच करने गए थे, वापस आ गए। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। वहाँ कोई नहीं है जो हमें बिना वजह ही भागने पर मजबूर कर रहा है। मैंने निश्चित रूप से तालाब के किनारे हलचल सुनी है। इस मौसम में बहुत सारे मेढक होते हैं। तालाब में कूदने से ऐसी आवाज आ सकती है। ठीक है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। चलो बहस न करें, चलो ठीक से पहरा दें। दोनों गार्ड वापस आ गए थे और अभी झिरन को इस बात पर विचार करने की जरूरत थी कि कैसे किसी का ध्यान न जाए। एक पल सोचने के बाद उसे अचानक याद आया कि अंतरिक्ष में अभी भी एक नया मिनी ड्रोन था। मन में एक रणनीति के साथ ही झिरन ने चतुराई से छत की बीम पर छलांग लगाई, धीरे से एक टाइल खोली, फिर ड्रोन को बाहर निकाला। ड्रोन को कुशलतापूर्वक संचालित करते हुए उसने उसे दूर एक स्थान पर उड़ा दिया।
जब उसे लगा कि दूरी लगभग सही है, तो उसने ड्रोन की लेजर लाइट और ध्वनि तरंग को चालू करने के लिए फिर से रिमोट कंट्रोल का उपयोग किया। गार्ड, जिसे अभी अभी खड़े होने की जगह मिली थी, तुरंत आवाज से आकर्षित हो गया, और फिर उसने एक निश्चित आंगन में सफेद रोशनी की किरण देखी। वह क्या है? वहाँ एक हत्यारा है। चलो जल्दी से इसकी जांच करें। गार्ड के कदमों की आहट को दूर और दूर जाते हुए सुनकर वह झिरन जल्दी से गोदाम से बाहर निकल गया, ताला फिर से बंद करना नहीं भूला। सुरक्षित दूरी तक दौड़ते हुए वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई, ड्रोन की लेजर लाइट और ध्वनि तरंग को बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग किया, यह विश्वास करते हुए कि वे लोग लक्ष्य को खोजने में विफल होने के बाद स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएंगे। निश्चित रूप से चारों ओर चक्कर लगाने और प्रकाश गायब होने तक कुछ भी नहीं मिलने के बाद गार्ड अनिच्छा से गोदाम के दरवाजे के सामने लौट आए। आज रात सचमुच अजीब लग रहा है, कुछ नहीं होगा ना? मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, क्या हमें ड्यूक को रिपोर्ट करनी चाहिए? तुम्हारी शादी की रात दुल्हन कक्ष में ड्यूक को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? आप ठीक कह रहे हैं, कल सुबह इस बारे में बात करते हैं, जब तक गोदाम सुरक्षित है। यह देखकर कि दोनों गार्डों ने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी है, हे झिरन ने चतुराई से पेड़ से नीचे छलांग लगा दी, ड्रोन को वापस उसके हाथों में सौंप दिया, फिर उसे दूर अंतरिक्ष में रख दिया। वह झिरन फसल के लक्ष्य को खोजने के लिए गार्डों की नजरों से बचती रही, जबकि उसकी चेतना भी जांच करने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। उसने सोचा कि ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली बहुत गहरी है और इसमें कुछ बचत होगी। कौन जानता था कि कुछ कपड़ों के अलावा, जो थोड़े भव्य दिखते थे, कुछ भोजन, मोटे और बढ़िया अनाज और चांदी की सिल्लियों का आधा डिब्बा था। जहां तक प्राचीन वस्तुओं, सुलेख और चित्रकला, सोना, चांदी और आभूषणों का सवाल है, वहां बहुत कम था। प्रतिष्ठित ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली इतनी खराब निकली, जो मो परिवार की ईमानदारी को दर्शाती है। हालांकि यह पीढ़ियों से एक ऐसा वफादार परिवार था जिससे राजा को डर लगता था, जो बिल्कुल अनुचित था। चांदी का वह आधा बक्सा, जिसकी अनुमानित कीमत केवल 10,000 टन थी, हालांकि कल्पना से कम था, हे झिरन का दृढ़ विश्वास था कि यह निर्वासन यात्रा पर कुछ भी नहीं होने से बेहतर होगा। उन्होंने झिरन ने अभिनय करते समय इसके बारे में सोचा। जहां भी वह आसानी से प्रवेश कर सकती थी, उसने सारी वस्तुएं उस स्थान में एकत्र कर ली, जब तक कि स्थान भर नहीं गया और वह अनिच्छा से अपने आंगन में लौट आई। इस समय उसे बाहर निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। कियाओ यू अभी भी कर्तव्य निष्ठा से दरवाजे के बाहर पहरा दे रही थी। वह झिरन खिड़की से सीधे शयन कक्ष में कूद गया। उसने अभी अभी अपने छड़म कपड़े पहने ही थे कि उसने बाहर तेजी से कदमों की आहट सुनी। ड्यूक को क्या दिक्कत है? उसने झिरन ने कियाओ यू की उत्सुकता भरी पूछताछ सुनी और जल्दी से बाहर चला गया। मैंने देखा कि मो जियुए को 2 गार्ड दरवाजे की प्लेट पर बिठाकर घर की ओर ले जा रहे थे। मैडम, ड्यूक घायल हो गया है। अधीनस्थ पहले उसे वापस भेजेंगे और तुरंत शाही चिकित्सक को आमंत्रित करेंगे। बोलने के बाद दोनों गार्डों ने मो जियुए को दरवाजे की प्लेट से बिस्तर पर ले जाया था। 2 गार्ड चले गए। कियाओ यू लाल आंखों के साथ हे झिरन की तरफ चला गया। यंग मिस, ड्यूक जब अभी बाहर गया था तो ठीक था। वह इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया? वह झिरन भी मो जियुए की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। उसने उसे आंखें बंद करके देखा, ऐसा लग रहा था कि वो कोमा में है। आप प्रतीक्षा करने के लिए पहले दरवाजे पर जाएं। जैसे ही शाही चिकित्सक आए, उसे अंदर बुलाएं। उसकी पहली प्राथमिकता कियाओ यू का ध्यान भटकाना था, और फिर मो जियुए को उसकी चोटों की जांच करने में मदद करना था। हाँ, कियाओ यू ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गई। उन्होंने झिरन ने 2 बड़ी लाल मोमबत्तियों को सबसे चमकदार स्थिति में समायोजित किया और उन्हें बिस्तर के किनारे रख दिया। मो जियुए की स्थिति की जांच करने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही उसका हाथ बढ़ा, मो जियुए ने अपनी आंखें खोल दी। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज सुनकर वह ऊर्जावान हो गया और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में क्या हुआ? उसने झिरन से पूछा।
मो जियुए एक पल के लिए झिझके और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। उसकी बर्फीली आंखें हे झिरन को कसकर घूर रही थीं। तुम्हें कैसे पता चला कि आज जब मैं महल में प्रवेश करूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा? महल से वापस जाते समय मो जियुए दरवाजे की प्लेट पर लेटे हुए थे। अपने दिल में अनुमान लगा रहे थे कि ये झिरन को यह कैसे पता था। सबसे बड़ी संभावना यह थी कि उनके ससुर हे युवानमिंग को इस बारे में पहले से पता था, अन्यथा वह यह सब कुछ समझा ही नहीं पाता। यदि ऐसा मामला था तो हे युवानमिंग निस्संदेह सम्राट के पक्ष का व्यक्ति था, और हे झिरन ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि वो उसकी जासूस थी। इस विचार के साथ मो जियुए की नजर हे झिरन पर कुछ मिनटों के लिए और गहरी हो गई। अगर यह इस युग की युवा महिला होती तो शायद रोने से डरती। वह झिरन को पता था कि मो जियुए को उस पर शक है, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। मैं लगातार कई दिनों से एक ही सपना देख रहा हूँ कि आप पर यह विपत्ति आएगी। चाहे आप विश्वास करें या न करें, यह मेरा स्पष्टीकरण है। उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखों को देखकर मो जियुए को स्पष्ट रूप से उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने पूछताछ जारी नहीं रखी। वह झिरन न जाने क्या सोच रहा था। वह फिर बोली, क्या आप घायल हैं? मैं कुछ चिकित्सीय कौशल जानती हूँ और आपकी जांच में मदद कर सकती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि मो जियुए ने उसके सामने पीछे से वह पैड निकाला जो उसने उसे दिया था। पैड कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस पर खून के धब्बे अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। क्या तुम सच में हरम में दाखिल हुए और तुम्हें 100 स्ट्रोक मिले? इस तरह ये इतिहास में दर्ज हो गया। अब मो जियुए को वापस ले जाया गया और पैड पर खून था। यह दर्शाता है कि यह सब सच हो गया था। मो जियुए ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मैंने हरम में प्रवेश नहीं किया। सम्राट ने मुझ पर आदेशों की अवज्ञा करने के अपराध का आरोप लगाया। उसने मुझे 50 झटके दिए। बोलने के बाद उसने फिर से खून से सने पैड को देखा और ईमानदारी से कहा, अनुस्मारक और पैड के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे इस आपदा से बचने की अनुमति दी। यह सोचकर मो जियुए अभी भी भयभीत था। उसे महल में ले जाया गया और जैसा कि झिरन ने उसे याद दिलाया, सम्राट ने उसे हरम में मिलने के लिए बुलाया। जाने से पहले ही झिरन के बार बार उकसाने को याद करते हुए मो जियुए ने इस आधार पर प्रवेश करने से इनकार कर दिया कि पुरुषों को हरम में जाने की अनुमति नहीं है। यह देखकर कि चीजें उसकी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुई, सम्राट क्रोधित हो गया और उसने मो जियुए पर आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। हालांकि आदेशों की अवज्ञा करना एक बड़ा अपराध था, सम्राट यह भी जानता था कि मो जियुए को इस तरह दंडित करना अनुचित था। एक बार सच्चाई सामने आने के बाद वह देश के राजा के रूप में अपना चेहरा खो देंगे। हालांकि वह मो जियुए को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। वजन करने के बाद उन्होंने उसे 50 डंडे मारे। मो जियुए को न केवल 50 स्ट्रोक कम मिले, बल्कि हे झिरान के पैड ने भी उनकी रक्षा की, जिससे उन्हें केवल मामूली बाहरी चोटें आईं। हालांकि छुपाने के लिए मो जियुए ने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया और उसे ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली में वापस ले जाया गया। मो जियुए के मन में उसे लगा कि वह झिरन कुछ अन्य चीजें जान सकता है। क्या आपके सपने में कुछ और भी घटित हो रहा है? वह झिरन बस मो जियुए के पूछने की पहल करने का इंतजार कर रहा था। उसने गंभीरता से कहा, मैंने यह भी सपना देखा कि ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर की हवेली की तलाशी ली गई और उसे निर्वासित कर दिया गया। खोजा और निर्वासित? मो जियुए ने अपनी आंखें चौड़ी की, जाहिर तौर पर थोड़ा चौंक गया। उन्होंने झिरन ने गंभीरता से सिर हिलाया, यदि समय गलत नहीं है तो यह कल सुबह होगा। कल सुबह? हाँ, कल सुबह। सुबह की अदालत शुरू होने के बाद मंत्रियों पर महाभियोग चलाया जाएगा और आपके दुश्मन के साथ मिलीभगत और देशद्रोह के सबूत होंगे जो उन्होंने पहले से तैयार किए थे। किसी कारण से मो जियुए को हे झिरन की बातों पर ज्यादा संदेह नहीं हुआ। आखिरकार चीजें घटित होने से पहले अक्सर कुछ संकेत होते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज रात बेवजह महल में बुलाया गया और फिर 50 झटके दिए गए।
और ऐसी अन्य चीजें भी थी जिनसे मो जियुए पूरी तरह से अनजान नहीं थे। इस समय मो जियुए गहरी सोच में पड़ गया था। हे झिरन ने जो कहा वह सच होगा या नहीं, उसने पहले से कुछ तैयारी करना जरूरी समझा। इस विचार के साथ मो जियुए ने हे झिरन की ओर देखा। अभी किसी को भेजकर मेरी माँ और भाभीियों को सूचित करो। बस इतना कह देना कि जब मैं शाही महल से लौटा तो मैं गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। वे मुझे देखने के लिए यहाँ वापस जरूर आएंगे। मैं उस समय उनसे इस बात का जिक्र करूंगा। किसी कारण से मो जियुए को उस महिला पर अजीब तरह से विश्वास हो गया जिससे वह इस समय बहुत परिचित नहीं था। साथ ही उन्होंने हे झिरन के प्रति भी वही रवैया बनाए रखा, इस पर विश्वास करने को प्राथमिकता दी। भले ही यह प्रयास की बर्बादी थी, लेकिन जब चीजें हुई तो सतर्क हो जाने से बेहतर होगा। इस मामले में हे झिरन ने भी महसूस किया कि उन्हें पहले से सूचित करना आवश्यक था। इसके अलावा मो जियुए ने व्यक्तिगत रूप से याद दिलाया, एक नवागंतुक के बोलने की तुलना में यह अधिक आश्वस्त करने वाला होगा। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजूंगा। उसने झिरन ने दरवाजे के बाहर कई नौकरों को अलग अलग आंगनों में जाकर लोगों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया। फिर वह दोबारा कमरे में लौट आई। उसने मो जियुए से पूछा, क्या आपके मन में कोई अच्छी व्यवस्था है? आप और नंदे तलाकनामा लेकर जा सकती हैं। इस समय मो जियुए केवल यही सोच सकते थे कि जितने कम लोग शामिल होंगे उतना बेहतर होगा। इस पर उन्होंने झिरन का खंडन नहीं किया। हालांकि उसका आठों भाभीियों से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन वह देख सकती थी कि वे सभी दयालु लोग थीं। इतनी कम उम्र में विधवा होना उनके लिए काफी दयनीय था। निर्वासन और कष्ट सहना, यह वास्तव में असहनीय था। जहां तक उसकी बात है, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे मो परिवार के भाग्य के प्रति सहानुभूति थी, और उसने अपनी क्षमता से मो जियुए की शीघ्र मृत्यु के भाग्य को बदलने की आशा की। कुछ ही समय बाद बूढ़ी महिला मो और भाभियां एक के बाद एक जल्दी जल्दी पहुंची। वह झिरन देख सकता था कि मो जियुए के लिए सभी के चेहरों पर चिंता नकली नहीं लग रही थी। बूढ़ी औरत मो अपने बेटे के बिस्तर के पास आने वाली पहली महिला थी। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वह दूसरों को सख्त लग रही थी। जियुए, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? माँ, आपका बेटा ठीक है। वे सिर्फ कुछ मांस के घाव हैं। नौवे भाई, तुम्हें चोट कैसे लगी? चौथी भाभी ने चिंतित होकर पूछा। मो जियुए ने चारों ओर देखा। जब सारी भाभियां यहाँ होंगी तो मैं एक साथ सबको बताऊंगी। मो जियुए को यह कहते हुए सुनकर किसी ने और कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने ईमानदारी से उसकी चोटों की परवाह की। थोड़ी देर बाद कुछ नंदे जो दूर थीं, भी आ गईं। वह जीरन सतर्कता से बाहर गया और नौकरों को निर्देश दिया कि वे दरवाजे की अच्छी तरह से रक्षा करें और किसी को भी अंदर न आने दें। हे झिरन की विचारशीलता पर मो जियुए को बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। साथ ही हे झिरन के बारे में उनकी पिछली समझ में भी बड़ा बदलाव आया। यदि यह मुलाकात नहीं होती, तो शायद उसने दूसरे पक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की होती और अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताया होता। दुर्भाग्य से भाग्य लोगों का मजाक उड़ाता है, और स्वर्ग ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। मो जियुए ने अपने भटके हुए विचारों को एकत्र किया और गहरी आवाज में कहा, माँ, भाभियां, आज मुझे महल में सम्राट ने धमकाया और 50 बार बुरी तरह पीटा। यह सुनकर नंदे एकदम असहज हो गईं। नौवे भाई, तुमने वास्तव में क्या गलती की है जो सम्राट तुम्हें इस तरह पीटेगा? यह सही है, नौवे भाई। 50 भारी पिटाई कोई मजाक नहीं है। क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? नौवां भाई, चिंताओं की श्रृंखला सुनकर मो जियुए जैसे सख्त आदमी को भी अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। ऐसे सौहार्दपूर्ण परिवार का अस्तित्व शायद आज के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि अनिच्छुक, फिर भी उसे वही करना था जो उसे करना चाहिए। माँ, भाभियां, आज की घटनाओं से यह देखा जा सकता है कि सम्राट अब मेरे घर मो के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डर है कि वह जल्द ही हमें दंडित करने का फरमान जारी करेगा, या तो हल्का निर्वासन या गंभीर रूप से सिर काटकर। मो जियुए ने जानबूझकर मामले को और अधिक गंभीर बना दिया,
यह उम्मीद करते हुए कि उन भाभियों को पता होगा कि कब पीछे हटना है। यह सुनकर आठों भाभियों की निगाहें एक स्वर से हे झिरन की ओर उठी। जब वे पहले दुल्हन के कक्ष से बाहर निकले तो नौवे भाई और बहन ने उन्हें इसी तरह याद दिलाया था। उस समय उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यह सोचकर कि नौवे भाई बहन निराशा और विनाश के बारे में बड़बड़ा रहे थे। हालांकि मो जियुए से फिर से ऐसे शब्द सुनने के बाद उन्हें इसे गंभीरता से लेना पड़ा। वह झिरन ने उन जिज्ञासु आंखों से मुलाकात की और गंभीरता से थोड़ा सिर हिलाकर पुष्टि की कि वह पहले बकवास नहीं कर रही थी। जियुए, क्या तुम्हारी बातें सच हैं? यहाँ तक आमतौर पर शांत रहने वाली बूढ़ी महिला मो भी अब थोड़ी असहज थी। माँ, संभावना 10 में से 8 या 9 है। मो जियुए ने अपने शब्दों को निश्चित नहीं किया। आखिरकार उन्होंने इसे केवल हे झिरन से सुना था और अपने स्वयं के कुछ विश्लेषणों को संयोजित किया था। यह सुनकर बुढ़िया मो का शरीर कांप उठा। यह सोचने के लिए कि मेरा मो परिवार पीढ़ियों से वफादार और ईमानदार रहा है, फिर भी अंत में परिवार के पुरुष देश के लिए मर गए, केवल ऐसा परिणाम पाने के लिए। जैसे ही वह बोली, ओल्ड लेडी मो ने ठंडी हंसी भी छोड़ी। उस समय मैंने आपके पिता को नागरिक जीवन में लौटने की सलाह दी थी। शांति और संतुष्टि में रहने वाले परिवार की तुलना में प्रसिद्धि, भाग्य और आधिकारिक पद क्या अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मो परिवार का मिशन ग्रेट शून राजवंश की रक्षा करना है। उनके इस एक वाक्य की कीमत मेरे पति और 8 बेटों पर पड़ी। तो क्या हुआ यदि हमने अपने जीवन का उपयोग ग्रेट शून की भूमि की रक्षा के लिए किया? हा हा, क्या मजाक है। आठों भाभियां भी धर्मात्मा क्रोध से भर उठीं। यह तो बहुत ज्यादा है। हमारे मो परिवार ने ऐसा क्या गलत किया जो इसके लायक हुआ? मुझे यह स्वीकार नहीं है। मैं अब अपने मायके वापस जाऊंगी और अपने पिता से कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद मांगूंगी। मैं अपने बड़े भाई को भी ढूंढूंगा कि क्या वह मदद कर सकता है। मो जियुए ने सिर हिलाया। भाभियों, बस हार मान लो। सम्राट मो परिवार को खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है। वह संभवतः सलाह कैसे सुन सकता है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस इस बात का इंतजार करेंगे कि कोई मनमाने ढंग से हम पर अपराध थोप दे? सातवीं भाभी यांगमैन ने आक्रोश से पूछा। मो जियुए ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि ओल्ड लेडी मो की ओर देखा। माँ, आपका बेटा सोचता है कि इस अवसर का लाभ उठाकर भाभी को तलाक पत्र देना बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसे हमारे मो परिवार के साथ फंसाया जाए। बूढ़ी महिला मो ने एक पल के लिए विचार किया, फिर गंभीरता से कहा, हम, जियुए ने जो कहा वह समझ में आता है। आप देवरानी जेठानी पहले से ही काफी दयनीय हैं। हमारे मो परिवार को आप सभी को फंसाना जारी नहीं रखना चाहिए। और हेस के लिए भी यही बात है। अभी अभी शादी हुई है, मो परिवार के साथ उसे फंसाया जाना अन्याय होगा। माँ, नौवे भाई, मुझे तलाक पत्र नहीं चाहिए। मैं, कुई बिटिंग, एक मो के रूप में पैदा हुआ था और मैं मो के भूत के रूप में मर जाऊंगा। मैं भी, भले ही पूरे मो परिवार को मार दिया जाए, मैं, जी फैंग, मो कंपनी को अंत तक बनाए रखूंगा। मुझे तलाक का पत्र भी नहीं चाहिए। मैं मो परिवार के साथ रहूंगा, जीऊंगा और मरूंगा। मैंने अपने दिवंगत पति से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उनकी तरफ से उनकी मां के प्रति समर्पित रहूंगी। मैं भी नहीं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आठों विधवाएं धर्मी आक्रोश से भरी हुई थीं, और कोई भी तलाक पत्र के साथ जाने को तैयार नहीं था। भले ही यह एकमात्र रास्ता था, वे इसे नहीं चाहते थे। वे मो परिवार के साथ जीने और मरने के लिए दृढ़ थे। यह देखकर कि 8 बहुएं ऐसी हो सकती हैं, बूढ़ी औरत मो प्रभावित हुई। उसी समय उसकी नजर है झिरन पर पड़ी। युवा महिला, तुम्हारे बारे में क्या? मैं भी रहना चाहता हूँ। उसने झिरन ने बिना सोचे समझे ऊंचे स्वर से उत्तर दिया। बूढ़ी महिला मो ने फिर से मो जियुए की ओर देखा। जियुए, आप देखिए, हमारे परिवार की सभी महिलाएं मजबूत इरादों वाली हैं। माँ भी उन्हें संतुष्ट करना चाहती है। यह सुनकर मो जियुए ने गंभीरता से सभी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। भाभी, हमारे पास केवल एक ही जीवन है।
यदि कोई जीवित रह सकता है, तो मरना कौन पसंद करेगा? मुझे आशा है कि आप सभी इस मामले में अपनी धार्मिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। नौवे भाई, मेरा दिमाग बैठ गया है। प्लीज अब और मत बोलो। सबसे बड़ी भाभी के नेतृत्व में अन्य भाभियों ने फिर से वही विकल्प चुना। बुढ़िया मो इन बहुओं के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। हालांकि सामान्य दिनों में जब हर कोई एक साथ होता है तो कुछ छोटी मोटी मनमुटाव हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी भगोड़ा नहीं बनेगा। मो महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए। यह देखते हुए जियुए और मैं अब इस मामले पर बात नहीं करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले से तैयारी करनी होगी। माँ, यदि यह वास्तव में पूरे घर का नरसंहार है, तो हम केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। यदि यह निर्वासन है, यदि हम सड़क पर भूख से मरना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। माँ, मेरे निजी कोष में 300 टन है। जब तक हम सड़क पर मितव्ययी हैं, यह पर्याप्त होना चाहिए। छठी भाभी ने पहले कहा। जब निजी फंड की बात आई, तो आठवीं भाभी में कुछ हद तक आत्मविश्वास की कमी थी। माँ, आप यह भी जानती हैं कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो अच्छा खाना पसंद करता है, इसलिए मैंने स्नैक्स खरीदने के लिए सभी मासिक चांदी का उपयोग किया। हालांकि मेरे पास अभी भी कुछ अच्छे गहने हैं जिन्हें कुछ चांदी के बदले बदला जा सकता है। मेरे पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह से बैंक नोटों में बदल दूंगा। भाभीियों को बारी बारी से कुछ कहते सुनना, सक्रिय रूप से अपनी अपनी संपत्ति की रिपोर्ट करना। मो जियोए और हे झिरन एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सके। वे दोनों अच्छी तरह जानती थीं कि भले ही देवरानी जेठानी के पास कुछ निजी फंड थे, लेकिन ये चीजें बैंक नोटों से अलग थीं। सम्राट उन्हें खुलेआम कैसे ले जाने दे सकता था? यदि हाँ, तो जब उन्हें जब्त कर लिया गया तो क्या परिवार को व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया जाएगा? प्रिय भाभीियों, मुझे पता है कि आप सभी नेक इरादे वाली हैं। बात पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी है और उन चीजों को बैंक नोटों से बदलने का समय नहीं बचा है। मो जियोए के शब्द आठों भाभीियों पर डाले गए ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह थे। महिलाएं अचानक सदमे में थीं। नौवे छोटे भाई, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में जो चीजें हैं, उनकी कीमत भले ही ज्यादा न हो, लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें उन कमीनों को सस्ते में नहीं देना चाहते। चिंता में छठी भाभी ने सचमुच कसम खा ली। इस बिंदु के संबंध में मो जियुए ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन वह भी कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल पाए थे। जब सभी को नहीं पता था कि क्या करना है, तो हे झिरन ने बात की। माँ, प्रिय भाभीियों, मेरा सुझाव है कि हर कोई अपने शरीर के पास एक जेब सिल ले और नोटों को लपेटने और उसमें डालने के लिए कुछ रुई बिछा दे। कपास अपेक्षाकृत मुलायम होती है। अगर कोई आपको खोज भी ले तो भी उसे इसका एहसास नहीं हो पाता। जहाँ तक अन्य वस्तुओं की बात है, बचे हुए समय में हर कोई धीरे धीरे तरीकों के बारे में सोच सकता है। बूढ़ी महिला मो ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, उनका सुझाव समझ में आता है। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही करें। सभी को वापस जाना चाहिए और अभी तैयारी करनी चाहिए। सिद्धांत रूप में, सास के बोलने के बाद उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए और काम करना चाहिए। हालांकि शाही चिकित्सक अभी तक मो जियुए की चोटों को देखने नहीं आए थे और वे अभी भी मो जियुए की स्थिति के बारे में चिंतित थे और वापस नहीं जाना चाहते थे। सामान्य समय में बूढ़ी महिला मो को उन बहुओं पर दया आती थी जिनके कोई पति नहीं थे, और वे आसानी से उनके लिए सास की भूमिका नहीं निभाती थीं। अब चूंकि स्थिति अत्यावश्यक थी, इसलिए उन्हें शामिल करने का समय नहीं था। तो बूढ़ी औरत मो ने ठंडे स्वर में कहा, वहां स्तब्ध होकर मत खड़े रहो, जल्दी वापस जाओ और तैयार हो जाओ। यह देखकर आठों भाभियां एक के बाद एक वहां से निकल सकीं। इन लोगों को जाते हुए देखने के बाद बूढ़ी महिला मो की नजर फिर से मो जियुए पर पड़ी। कितना समय हो गया जब कोई शाही चिकित्सक को आमंत्रित करने के लिए बाहर गया था। मेरी बहुएं और मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ हैं, फिर भी शाही चिकित्सक अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटे नौकर जो शाही चिकित्सक को आमंत्रित करने के लिए बाहर गए थे,
एक के बाद एक रिपोर्ट करने के लिए वापस आए। जो खबर वे वापस लाए वह उन शाही चिकित्सकों के बहाने थे जो उन्होंने आकर मो जियुए की चोटों का इलाज करने में सक्षम नहीं होने के लिए दिए थे। अपनी उंगलियों पर भरोसा करते हुए ही झिरन पेचीदगियों का पता लगा सकती थी। यह इससे अधिक कुछ नहीं था कि सम्राट जानबूझकर शाही चिकित्सकों को ऐसा करने का निर्देश दे रहा था। वह नहीं चाहता था कि मो जियुए ठीक हो जाए, या यहाँ तक कि उसे जीवित राजधानी छोड़ने भी न दे। ऐसी चीजों का सामना करते हुए मो जियुए ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कोई असामान्यता नहीं दिखाई। हालांकि अपनी मां को आश्वस्त करने के लिए उसने फिर भी कहा, मां, मेरी चोट गंभीर नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड लेडी मो भी दूरदर्शिता से रहित व्यक्ति नहीं थी। हालात यहाँ तक गए थे, भले ही वह अपने बेटे की चोट के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मो जियुए की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। चूंकि यह मामला है, मैं वापस जाऊंगा और तैयारी भी करूंगा। किसी भी मामले में मो जियुए को आखिरकार 50 भारी प्रहार झेलने पड़े थे। उसके लिए जमीन पर चलना अब भी थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने झिरन ने बूढ़ी महिला मो को आंगन से बाहर भेजने की पहल की। कमरे में लौटने के बाद अपनी हरकतों को छुपाने के लिए अपनी आस्तीन का फायदा उठाते हुए उसने अपने स्थान से 2 दास अनुबंध निकाले। एक कियाओ युकी थी और दूसरी उसके साथ आने वाली नौकरानी थी। सम्राट ने मार्क्वेस की हवेली को निर्वासित करने का आदेश दिया। उन्हें निश्चित रूप से अपने नौकरों को सड़क पर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं दास अनुबंध वापस करने और उन्हें मुक्त करने की योजना बना रहा हूँ। मो जियुए ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही करने का सोचा था। ठीक है, यदि आप उचित समझें तो ठीक है। जैसे ही मो जियुए कुछ और कहना चाहता था, एक गार्ड हड़बड़ाहट में रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। मार्क्वेस को रिपोर्ट करते हुए, हवेली के गोदाम को लूट लिया गया है और इसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, केवल खाली अलमारियां बची हैं। जैसे ही गार्ड की बात खत्म हुई, बड़ी भाभी और दूसरी भाभी भी घबराकर वहां पहुंच गईं। नौवां छोटा भाई, सबसे बड़ी भाभी और मैं कुछ सूखा राशन तैयार करने के लिए रसोई में गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रसोई में सब कुछ खत्म हो गया था। नौवें छोटे भाई, हमारी हवेली में चोरी हो गई होगी। सबसे बड़ी भाभी को यह कहते हुए कि हवेली में चोर घुस आए थे, सुनकर झिरन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वो वही चोर थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। हालांकि उसने जल्द ही इसे जाने दिया। वह वास्तव में कुछ भी चोरी नहीं करना चाहती थी। उसने यह पूरी तरह से सभी के लाभ के लिए किया। यह सुनकर मो जियुए भी भ्रमित हो गए। हालांकि मार्क्वेस की हवेली तोड़फोड़ और निर्वासन की दुर्दशा में पड़ने वाली थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। गार्ड सामान्य रूप से गश्त कर रहे थे। गोदाम से चोरी करने की बात तो दूर, अगर उन्होंने लापरवाही से कुछ छोटी चीजें भी चुरा लीं, तो कोई हलचल नहीं हुई होगी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह मामला है झिरन से संबंधित होना चाहिए। आखिरकार इस महिला की हरकतें बहुत हैरान करने वाली थीं। उन्होंने गार्ड पर अपना हाथ लहराया, आप पहले नीचे जा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगा। नौवें छोटे भाई, रसोई में हुई चोरी के बारे में क्या? बड़ी भाभी ने फिर पूछा। मो जियुए ने असहायता से उत्तर दिया, सबसे बड़ी भाभी, चीजें खो गईं या नहीं, यह ठीक है। हम उन्हें वैसे भी नहीं ले सकते, हमारे दुश्मन के खजाने को भरने की तुलना में उन्हें छोटे चोर को देना बेहतर है। सबसे बड़ी भाभी मो जियुए की बातों से काफी सहमत दिखीं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। नौवें छोटे भाई ने जो कहा वह भी समझ में आता है। चूंकि यह मामला है, दूसरी भाभी और मैं व्यस्त हो जाएंगे। दोनों भाभियों को विदा करने के बाद कमरे में केवल मो जियुए और हे झिरान ही बचे थे। मो जियुए की गहरी नजर हे झिरन पर टिकी रही। उसकी तेज नजरों का सामना करते हुए हे झिरन में जरा भी डरपोकपन नहीं दिखा। काफी देर बाद मो जियुए ने गहरी आवाज में पूछा, क्या आप इन सभी चीजों से संबंधित हैं? सही तौर पर यह एक प्रश्न था, लेकिन इसमें सकारात्मक अर्थ निहित था।
यहाँ तक अपने पिछले जीवन में एहसान और अपमान के प्रति एक अविचल रवैया विकसित करने के अपने अनुभव के बावजूद हे झिरन को अभी भी इस तरह से पूछे जाने पर कुछ हद तक नुकसान महसूस हुआ। किसी और चीज के लिए नहीं, मो जियुए के लहजे से वह पूरी तरह से यह निर्धारित कर सकती थी कि दूसरे पक्ष ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि यह उसका काम था। इस तरह की चीज का सामना करते समय उसे इसे कैसे तोड़ना चाहिए। वह झिरन वास्तव में एक पल के लिए भी नहीं जानता था कि उसे कैसे समझाया जाए। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेखों में मो जियुए को ईमानदार बताया गया है, आखिरकार वे एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे। वह दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकती थी कि उसके पास जगह है। जिस तरह वह झिरन इस बात को लेकर झिझक रहा था कि इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए, मो जियुए ने फिर से बात की। हर किसी के पास रहस्य होते हैं, यदि आप बताना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मेरे मो परिवार की स्थिति पहले से ही काफी खराब है। मेरी माँ और भाभी सभी दयनीय लोग हैं। मैं केवल आशा करता हूँ कि आपके पास कोई कुटिल विचार नहीं होंगे। जब ऐसे गूढ़ व्यक्ति का सामना हुआ तो मो जियुए ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। नहीं, वह जुआ खेलना चाहता था। अकेले उसे संभालना आसान था, लेकिन वह अपने पूरे परिवार के जीवन को जुए के चिप्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे केवल यही आशा थी कि उसके हार्दिक शब्द हे झिरन को प्रभावित कर सकते हैं। यदि उसने वास्तव में दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल रखे थे तो मो जियुए को उम्मीद थी कि उसकी दयनीय भाभियों की खातिर वह उन्हें छोड़ देगी। मो जियुए के संदेह के संबंध में वह झिरन पूरी तरह से समझ सकता था। आखिरकार उसका अपना व्यवहार बहुत आश्चर्यजनक था। अगर मो जियुए को उस पर संदेह नहीं होता तो यह और भी अधिक असहज कर देता। मैं मो परिवार के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, कृपया इस मुद्दे पर निश्चिंत रहें। मो जियुए को देखने के बाद वह पहले ही उससे खुल चुकी थी, इसलिए झिरन को लगा कि वह अस्थायी रूप से अपनी कुछ पृष्ठभूमि भी बता सकती है। निर्वासन यात्रा लंबी होगी और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब उसे अपने स्थान में संग्रहित आपूर्ति को बाहर निकालने की आवश्यकता होगी। वो हर बार अपना दिमाग बहाने पर जोर नहीं डाल सकती थी। वह मो जियुए को इस आपदा से बचने में मदद करना चाहती थी, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा बहाने ढूंढने में खर्च नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मो जियुए की चतुराई के साथ उसे धोखा देने की कोशिश करना आसान काम नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद झिरन ने अस्थायी रूप से कहा, हर किसी के पास रहस्य होते हैं, मेरे पास होते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके पास भी हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं मो परिवार के प्रति द्वेष नहीं रखता, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरा सम्मान कर सकते हैं और मेरे रहस्यों पर ध्यान नहीं दे सकते। मैं आपको ईमानदारी से यह भी बता सकता हूँ कि ड्यूक की हवेली में चोरी वास्तव में मुझसे संबंधित है। एक ओर मैं नहीं चाहता था कि वे चीजें दुश्मनों के हाथों में पड़ें, दूसरी ओर हाथ में कुछ आपूर्ति होने से निर्वासन यात्रा आसान हो जाएगी। उसने झिरन की बोलती वहीं बंद कर दी। वह पहले ही काफी कुछ कह चुकी थी। यदि मो जियुए अभी भी हठपूर्वक पूछती रही तो वह केवल इस जगह को छोड़ने का विकल्प चुन सकती थी। झिरन का मानना कि अपनी क्षमताओं के साथ चाहे वह कहीं भी जाए वह एक लापरवाह जीवन जी सकती है। सद्भावना की पेशकश करते हुए यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल संदेह किया जाना था। जहाँ तक पूरे मो परिवार के जीवन का सवाल है, वह किसी भी तरह मदद करने में शक्तिहीन होगी। लंबे समय के बाद मो जियुए ने आखिरकार भारी स्वर में कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब आपके रहस्यों को उजागर नहीं करूंगा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह महिला झूठ नहीं बोल रही थी। इसके अलावा उसने जो कुछ भी किया वह सब ड्यूक की हवेली की मदद करने के लिए था, और जब कोई आदमी नीचे गिर गया हो तो उसे लात मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इतनी सारी आपूर्तियां कैसे ले गई, भले ही मो जियुए बहुत उत्सुक थे, उन्होंने सहन किया और दोबारा नहीं पूछा। दोनों अस्थायी रूप से एक आम सहमति पर पहुंचे और विवाह कक्ष में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। काफी देर के बाद मो जियुए ने अस्थायी रूप से पूछा, चूंकि आपके पास स्टोर रूम को चुपचाप खाली करने की क्षमता है, अगर मैं आपको और भी समृद्ध जगह पर ले जाऊं
तो क्या आप इसे खाली कर सकते हैं? जब उसने और भी समृद्ध जगह के बारे में सुना तो जीरन की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसका स्थान पहले से ही सभी प्रकार की वस्तुओं से भरा हुआ था, लेकिन कई बेकार जमा हुई चीजें थीं। निर्वासन के बाद कौन जानता था कि उन्हें किस तरह की आपात स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हाथ में अधिक चांदी और पैसा होना सबसे महत्वपूर्ण था। वह मो जियुए की ईमानदारी में भी विश्वास करती थी। चूंकि उसने वादा किया था कि वह अब उसके रहस्यों को उजागर नहीं करेगा, तो वह निश्चित रूप से दोबारा नहीं पूछेगा। जब तक उसने नहीं पूछा, भले ही वह अपनी जगह का इस्तेमाल आंखें मूंद कर करती तो भी ठीक रहता। कम से कम उसे इसके बारे में अत्यधिक सतर्क नहीं रहना पड़ेगा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उसका स्वर सुनकर मो जियुए को पता चल गया कि यह महिला सहमत हो गई है। मैं राष्ट्रीय खजाना लूटने की योजना बना रहा हूँ। जब तक आप चीजें ले जा सकते हैं, मैं प्रवेश संभाल लूंगा। राष्ट्रीय खजाना। वह झिरन कुछ सदमे में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मो जियुए की भूख उससे भी बड़ी थी, और उसने वास्तव में राष्ट्रीय खजाने को खाली करने पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका स्थान बहुत छोटा था, वह निश्चित रूप से इतनी अधिक संपत्ति नहीं रख सकता था। हे झिरन की झिझक को देखकर मो जियुए ने पूछा, क्या हुआ? तुम में हिम्मत नहीं है? मुझ में ऐसा क्या है कि मैं हिम्मत न कर सकूं? मैं बस सोच रहा था कि राष्ट्रीय खजाने में इतनी सारी चीजें हैं, उन्हें कैसे संग्रहित किया जाए। उन्हें संग्रहित करें। मो जियुए पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने झिरन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, आपने कहा था कि आप नहीं पूछेंगे। क्षमा करें, मैंने हद पार कर दी। मो जियुए स्पष्टवादी थे, और उन्होंने तुरंत ही झिरन से माफी मांगी। उसने झिरन की चेतना उसके अंतरिक्ष में प्रवेश की और उस समय देखा, सुबह के 2 बज चुके थे। उनके घर को उजाड़ने और निर्वासन के आदेश का समय निकट आता जा रहा था। एक पल इंतजार करें। बोलने के बाद वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई, सीधे कान कक्ष की ओर चली गई। उसकी चेतना उसके स्थान में प्रवेश कर गई, और उसने झिरन ने अनिच्छा से सभी महत्वहीन वस्तुओं को बाहर निकाला और उन्हें कान कक्ष के फर्श पर ढेर कर दिया। अनिच्छुक होते हुए भी, राष्ट्रीय खजाने के खजाने के लिए इन चीजों के आदान प्रदान के बारे में सोचते हुए वह सुलझ गई। विवाह कक्ष में लौटते हुए उसने मो जियुए को अभी भी विवाह के बिस्तर पर बैठे हुए देखा। क्या तुम अभी भी चल सकते हो? मो जियुए फुर्ती से उठे और अपने जूते पहन लिए। उसकी अनजाने में बनी भौहें पहले ही उस पल के दर्द को बयां कर चुकी थीं। उन्होंने झिरन ने चिंता के साथ कहा, मैं कुछ चिकित्सा कौशल जानता हूँ, मैं पहले आप पर नजर क्यों नहीं डालता? मो जियुए ने मना कर दिया, यह कुछ भी नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। बोलने के बाद उसने चतुराई से अलमारी खोली और 2 रात की छापेमारी वाली पोशाकें निकाली। उसने हे झिरन को कपड़े बदलने के लिए एक सेट फेंक दिया और दूसरा सेट खुद पहन लिया। ये कपड़े मो जियुए के थे। हालांकि हे झिरन पर थोड़ा बड़ा होने के बावजूद उन्होंने उसके आंदोलन को प्रभावित नहीं किया। मो जियुए ने लापरवाही से दीवार पर लटकी नर्म तलवार को पकड़ लिया और हे झिरन को एक साथ खिड़की से बाहर कूदने के लिए खींच लिया। झिरन के पैर अभी जमीन पर पड़े ही थे कि उसे लगा कि उसका शरीर फिर से हवा में उड़ गया है। बाद की पीढ़ियों द्वारा जिस महान नायक की प्रशंसा की गई वह वास्तव में योग्य था, उसका हल्कापन कौशल इतना अविश्वसनीय था। उसने उसे कई बार छलांग लगाते देखा, और वे पहले ही ड्यूक की हवेली की परिधि से बाहर कूद चुके थे। वह झिरन अपने पिछले जीवन में अपने स्वयं के कौशल को बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने केवल कुछ करीबी युद्ध तकनीकें ही सीखी थीं। उसकी आंखों के सामने वास्तविक मार्शल आर्ट की तुलना में शायद उसमें थोड़ी से अधिक की कमी थी। जब वह झिरन अकेले ही मो जियुए की मार्शल आर्ट की प्रशंसा कर रही थी, मो जियुए उसे पहले ही कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण आंगन में ले आई थी। वह झिरन अविश्वास से भरा था और धीरे से पूछा, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खजाना यहाँ है? मो जियुए ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कोने में एक कमरे में ले गया। वह बड़ी कुशलता से आग के ढेर के पास गया, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण ढह जाएगा, और कुछ ईंटों को एक तरफ रख दिया।
दोनों के सामने एक अथाह ब्लैक होल प्रकट हुआ। मो जियुए ने धीरे से समझाया, यह राष्ट्रीय खजाने का गुप्त मार्ग है। वह झिरन वास्तव में पूछना चाहता था कि वह इस जगह के बारे में कैसे जानता है, लेकिन यह याद करते हुए कि उसने दूसरे पक्ष से उसके रहस्यों को उजागर न करने के लिए कहा था, उसे भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए जो सवाल हाथ से निकल जाने वाला था, वह एक पल में वापस निगल लिया गया। मो जियुए के नक्शे कदम पर चलते हुए वे गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए। मो जियुए इस जगह से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं लग रहे थे। हालांकि यह पूरी तरह से अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह अपना रास्ता महसूस किए बिना चल सकता था। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद मो जियुए ने अपना हाथ उठाया और अपने सिर के ऊपर एक जाल खोला। अचानक सब कुछ उज्ज्वल हो गया और वे दोनों राष्ट्रीय खजाने के अंदर दिखाई दिए। राष्ट्रीय खजाना इतना ही था, न केवल क्षेत्रफल में बड़ा, बल्कि वस्तुओं की चमकदार श्रृंखला से भी भरा हुआ था, जो सभी काफी मूल्यवान प्रतीत होते थे। विशेष रूप से 2 नाइट पर्ल्स जिन्होंने पूरे स्टोर रूम को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया, वे लगभग किसी को भी अंधा कर सकते थे। समय सीमित है, तेजी से आगे बढ़ें। हे झिरन की आंखों को हर जगह भटकता देखकर मो जियुए को उसे याद दिलाना पड़ा। वह झिरन अब एक देहाती बेवकूफ की तरह महसूस करती थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। यहाँ की हर चीज उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो यह भी अच्छी तरह समझ गई कि अब घूमने फिरने का समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए दूसरी ओर देखें। बेशक मो जियुए ने उसका मतलब समझा, वह नहीं चाहती थी कि वो उसके तरीकों को देखे। ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के मो जियुए ने फर्श में एक जाल खोला और अंदर चला गया। जाल के दरवाजे को बिना किसी दरार के पूरी तरह से बंद देखने के बाद ही हे झिरन ने अच्छे सामान की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वस्तुओं को रखने की जगह की मात्रा सीमित थी। राष्ट्रीय खजाने में इतनी सारी चीजें होने के कारण उसके लिए सब कुछ लेना असंभव था। क्षेत्र का शीघ्रता से सर्वेक्षण करने के बाद हे झिरन ने अपने दिमाग का उपयोग करके सभी चांदी के नोट, चांदी की सिल्लियां, सोने और चांदी के गहने आदि को अपने स्थान में इकट्ठा किया। फिर उसने अंतरिक्ष के अंदर जांच करने के लिए फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जैसी कि उम्मीद थी, बस इन चीजों ने लगभग पूरी जगह भर दी थी। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थी। इस प्रकार ही झिरन ने वस्तुओं को अधिक सघनता से व्यवस्थित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग किया। रसोई और बाथरूम में सभी छोटी वस्तुओं को ढेर कर दिया, जिससे कुछ और जगह खाली हो गई। क्षेत्र की गणना करते हुए वह कुछ और पेंटिंग और सुलेख ले गईं जो ज्यादा जगह नहीं लेती थीं। साथ ही तांबे के सिक्कों के कई बड़े बक्से भी अंतरिक्ष में ले गईं। फिर से जगह की जांच करने पर वह झिरन भी नशे में था। अभी जगह खचाखच भरी हुई थी, उसके बाईं ओर प्रवेश करने के लिए बस पर्याप्त जगह थी। भले ही वह अनिच्छुक थी, लेकिन जीरन को पता था कि वह और नहीं सह सकती। हालांकि वह उन 2 उज्ज्वल नाइट मोतियों को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती थी। नाइट पर्ल्स को अपने स्थान पर ले जाने के बाद राष्ट्रीय राजकोष में तुरंत अंधेरा छा गया। उसने झिरन ने जाल का दरवाजा खटखटाया, मेरा काम हो गया, अब हम जा सकते हैं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, जाल का दरवाजा अंदर से खुल गया। जब वे गुप्त कक्ष में वापस गए तो उन्होंने झिरान ने मो जियुए के कंधे को सहारा दिया। वह मुड़ी और कुछ हद तक अव्यवस्थित राष्ट्रीय खजाने को देखा, जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। फिर तुरंत एक विचार आया। बहुत सारी चीजें, मैं यह सब नहीं ले सकता। कई रेशम और साटन अभी भी बचे हैं। तुम्हारा मतलब है? मो जियुए को उसके इरादों का अंदाजा लग गया। रात का फायदा उठाते हुए ही झिरन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह से शराब की एक बोतल निकाली और उसे राष्ट्रीय खजाने के अंदर चारों ओर छिड़क दिया। मो जियुए भी बहुत सहयोगी थे। शराब छिड़कने के बाद उसने तुरंत अपने कपड़ों से माचिस निकाली और उसे जलाकर अंदर फेंक दिया। शराब आग में मिल गई और राष्ट्रीय खजाना तुरंत एक ज्वलंत नरक बन गया। मो जियुए ने ही झिरन को तेजी से खींच लिया और घटनास्थल से भाग गया।
हालांकि दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रीय खजाने को आग लगाने पर उन दोनों को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। खासकर मो जियुए को अब ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी बड़ी शिकायत का बदला ले लिया हो। यहाँ तक वह व्यक्तिगत रूप से सम्राट की उग्र प्रतिक्रिया को भी देखना चाहता था जब उसे पता चला कि राष्ट्रीय खजाना जला दिया गया है। ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर्स एस्टेट में सफलतापूर्वक लौटने के बाद उन दोनों ने अपने रात के कपड़े बदल लिए और मो जियुए वापस बिस्तर पर चले गए। चौकस से झिरन ने तुरंत फर्श पर खून के धब्बे देखे। तुम्हारा खून बह रहा है, मुझे तुम्हारे घावों के इलाज में मदद करनी होगी। सती घावों को कभी कम मत समझो। उसके पिछले जीवन में कितने लोग संक्रमण से मर गए क्योंकि उनके घावों का ठीक से इलाज नहीं किया गया था। उसने पहले से ही ड्यूक ऑफ प्रोटेक्टर एस्टेट में सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। वह मो जियुए को इतनी मामूली चोट से कैसे खतरे में पड़ने दे सकती थी? नहीं, मेरे घाव कोई गंभीर नहीं है। वास्तव में मो जियुए अपनी चोटों की गंभीरता के बारे में स्वयं बहुत स्पष्ट थे। हालांकि सुरक्षा के तौर पर उसके पास कुछ पैडिंग थी, आखिरकार उस पर 50 भारी वार किए गए थे। चाहे कुछ भी हो, घाव बहुत हल्के नहीं हो सकते थे। बात बस इतनी सी थी कि जब उसने सोचा कि उसे कहाँ चोट लगी है, उसके नितंबों पर, तो उसे हे झिरन को देखने देने में अजीब महसूस हुआ। हे झिरन की मानसिकता में मरीज लिंगविहीन थे, इसलिए उसे मो जियुए के कपड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाने में कोई झिझक नहीं हुई। मो जियुए सहज रूप से झेप गए। नहीं, किसी महिला के लिए यह देखना उचित नहीं है कि मैं कहाँ घायल हूँ। तभी हे झिरन ने प्रतिक्रिया दी कि प्राचीन समय में गहरी जड़ें जमा चुके सामंती विचारों वाले किसी व्यक्ति से यह कहना आग पर तेल डालने जैसा था। मो जियुए ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। अस्थायी तौर पर उसके पास शब्द नहीं थे। आखिरकार उसने जो कहा वह समझ में आया, वे पहले से ही पति पत्नी थे। लेकिन क्या कोई महिला इतनी सहजता से ऐसा कुछ कह सकती है? यह सोचकर मो जियुए झिरन के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। किस तरह की मानसिकता ने उसे इतनी शांति से ये बातें कहने की इजाजत दी? जबकि मो जियुए विचार में खोया हुआ था, उसने झिरन ने पहले ही कुशलतापूर्वक अपना बाहरी वस्त्र उठा लिया था। दोनों की कल ही शादी हुई थी, इसलिए मो जियुए ने अंदर और बाहर चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। फिर भी अपना लबादा उठाने के बाद जो दृश्य उसकी आंखों से मिला उसने अभी भी ये झिरन को चौंका दिया। वह देख सकती थी कि मो जियुए का चमकीला लाल जांघिया पहले से ही खून से लथपथ था, लाल कपड़ा गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। यह सोचकर कि कैसे कुछ ही समय पहले मो जियुए ने उसे राष्ट्रीय खजाने में घुसने के लिए ले लिया था, इतने लंबे समय तक डटे रहने की इस आदमी की इच्छाशक्ति कितनी मजबूत थी। इसे ध्यान में रखते हुए ही झिरन का मो जियुए के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। यह देखते हुए कि वह ये झिरन पर हावी नहीं हो सका, मो जियुए केवल अजीब तरह से अपना सिर दूर कर दीवार की ओर आंखें बंद करके एक इस्तीफा देने वाली मुद्रा ले सका। यह देखते हुए कि मो जियुए की निगाहें उसे नहीं देख सकी, ही झिरन ने शांति से अपने स्थान से शराब की एक बोतल निकाली। लेकिन फिर उसने एक चौंकाने वाली खोज की। यदि उसे ठीक से याद है, तो उसके स्थान पर मूल रूप से शराब की 3 बोतलें थीं। उसने खजाना जलाने के लिए एक बोतल का इस्तेमाल किया था, इसलिए 2 बोतलें बची रहनी चाहिए थीं। हालांकि उसे अभी अभी पता चला था कि शराब की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, अभी भी 3 बोतलें बची थीं। उसने अभी निश्चित रूप से यह पुष्टि करने का साहस नहीं किया कि उसके स्थान में पुनर्योजी कार्य था या नहीं। हालांकि उसने अपने स्थान पर शराब की सावधानीपूर्वक जांच की और पुष्टि की कि वहां 2 बोतलें थीं। मो जियुए के घावों के इलाज में मदद करने के बाद वह फिर से जांच करेगी। यदि यह 3 बोतलों में बदल गया, तो इसका मतलब है कि उसने अपने स्थान का एक नया कार्य खोज लिया है। अपने पास वापस आकर हे झिरन ने अपनी जगह से चिमटी, कॉटन पैड और अन्य सामान भी निकाल लिया। उसने धीरे से मो जियुए की पैंट उतार दी। घाव देखने में चौंकाने वाले थे, यहाँ तक हे झिरन भी, जो सभी प्रकार की चोटों को देखने का आदी था, कोई अपवाद नहीं था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आदमी कितना दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था।
ऐसी चोटों के साथ अगर कोई और होता तो उसे राष्ट्रीय खजाना खाली करने के लिए ले जाना तो दूर, वे शायद 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं करते। मो जियोए की त्वचा बैंगनी नीली हो गई थी, कई खुले घावों से अभी भी चमकीला लाल खून बह रहा था। इसके अलावा चोट वाला क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसके नितंबों और जांघों पर लगभग कोई अच्छा निशान नहीं बचा था। यह स्पष्ट था कि सजा देने वाला व्यक्ति कितना निर्दयी था। मो जियोए को अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे ही वह सहजता से अपनी पैंट ऊपर करने के लिए नीचे पहुंचा। अपने पेशे के कारण ही झिरन तुरंत व्यावसायिक नैतिकता की मजबूत भावना के साथ एक पेशेवर डॉक्टर में बदल गई। उसकी आवाज सख्त लेकिन समझौता न करने वाली थी। हिलना मत। यह सुनकर मो जियोए का हाथ, जिसने अभी अभी अपना कमरबंद पकड़ा था, तुरंत अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उसने झिरन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ छील लिया। हालांकि आपने किसी भी हड्डी को चोट नहीं पहुंचाई है, फिर भी ये चोटें मामूली नहीं हैं। बाहरी चोटों को कम मत समझिए, या अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो ये घातक भी हो सकती हैं। एक बूढ़ी औरत की तरह उसकी शिकायत सुनकर मो जियोए ने अंततः खुद को इस्तीफा दे दिया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ही जीरन को अपने घावों का इलाज करने की अनुमति दी। उसने झिरन ने कुशलता से काम किया। सबसे पहले उसने एक कॉटन बॉल पर थोड़ी शराब डाली, फिर कॉटन बॉल को पकड़ने के लिए संदंश का इस्तेमाल किया और धीरे से मो जियोए के घावों पर थपथपाया। थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। मम, इससे कुछ हद तक दुख हुआ, लेकिन मो जियोए के लिए यह कुछ भी नहीं था। घावों को कीटाणु रहित करने के बाद ही झिरन ने अपनी स्थानिक अंगूठी से यूनान बायाओ पाउडर का एक पैकेज निकाला। मो जियोए की चोटों के लिए इस दवा ने सबसे अच्छा काम किया। उसने धीरे से और समान रूप से मो जियोए के घावों पर औषधीय पाउडर छिड़का। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी त्वचा से टकरा गईं। इस अनुभूति ने मो जियोए के शरीर में अनायास ही सिहरन पैदा कर दी। साथ ही उसे इस बात का भली भांति एहसास था कि उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था मानो आग लगी हो। वह झिरन पूरी तरह से मो जियोए के घावों के इलाज पर केंद्रित था और उसने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। अब तक उसने घावों पर पट्टी बांधनी पूरी कर ली थी। उसने चतुराई से उसे टेटनस का टीका भी लगा दिया। मो जियोए को अचानक अपनी बाह में सुई चुभने जैसा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और उसके शरीर ने सहज रूप से इससे बचने की कोशिश की। हिलना मत, झिरन ने उसे याद दिलाया। सुई चुभने की अनुभूति गायब होने तक मो जियोए का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसके बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही झिरन ने मो जियोए के खून से सने अंडरवियर की ओर देखा। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैं तुम्हारे लिए एक साफ पैंट लेकर आता हूँ। मो जियोए को पता था कि उसका चेहरा लाल हो गया था, और पूछने पर उसने अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। मेरे कपड़े बाईं ओर की अलमारी में हैं। उसने झिरन ने बेतरतीब ढंग से कैबिनेट से सफेद अंडरवियर की एक जोड़ी उठाए और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। फिर वह उस पैंट को उतारने के लिए गई जिसे उसने पहले ही मो जियोए के घुटनों तक खींच लिया था। मो जियोए ने तुरंत उसे रोका, मैं इसे स्वयं करूंगा। वह पहले ही काफी शर्मिंदा हो चुका था। यदि उसने इस महिला को अपनी पैंट बदलने में मदद करने दी, तो क्या उसे जमीन में दरार ढूंढकर उसमें गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। उन्होंने झिरन ने इन जैसे मामलों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत मरीजों को नंगा किया था। तुम्हारे घावों का अभी अभी इलाज हुआ है, तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। क्या होगा अगर उनमें फिर से खून बहने लगे? मेरी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। मो जियोए ने फिर भी जोर देकर कहा, पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए। मैं आपको पैंट बदलने में कैसे मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर वह झिरन जोर से हंसने से नहीं रोक सका। मो जियोए की भावनाओं की परवाह किए बिना वह अब बोलने से पीछे नहीं हटती थी। मैंने पहले ही तुम्हारे नितंब का हर इंच देख लिया है, तो सिर्फ पैंट बदलने से क्या फर्क पड़ता है? मो जियोए, अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई बड़ी चट्टान उसकी छाती को अवरुद्ध कर रही हो, जिससे उसका लगभग दम घुट रहा हो। इस महिला के पास वास्तव में कोई फिल्टर नहीं था,
वह अपनी इच्छानुसार अतीत की घटनाओं को दोहराती रहती थी, लेकिन सोचकर वो गलत भी नहीं थी। यहाँ आधे दिन पहले ही उसका बट खुला हुआ था। ऐसे में अगर वह इनकार करता रहे तो यह कुछ कुछ दिखावा लगेगा। खांसी खांसी, अगर मैं इससे बच गया तो मैं निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी लूंगा। मो जियोए के दिमाग में यह झिरन के साथ उसकी शारीरिक अंतरंगता के बराबर था। एक ईमानदार आदमी के रूप में वह बिल्कुल भी अपनी वजह से महिला को कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। उसकी बातें सुनकर वह झिरन फिर से हंसने से नहीं रोक सका। हालांकि उसने बाहर के नौकरों को सुनने से रोकने के लिए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। हा हा हा, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। ठीक है, मैं तुम्हारी चोटों का इलाज पूरी तरह से एक डॉक्टर की बुनियादी नैतिकता के तहत कर रहा हूँ। जिम्मेदारी या उस जैसी किसी चीज के बारे में मत सोचो। सच कहूं तो हे झिरन ने मो जियोए के साथ अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि वह इस नायक की प्रशंसा करती थी, लेकिन दोनों की अभी अभी मुलाकात हुई थी। उनके बीच किसी भी तरह की कोई भावना नहीं थी। आधुनिक दुनिया की आत्मा हे झिरन के लिए वह केवल यही चाहती थी कि मो जियोए निर्वासन यात्रा से बचे रहें। जहां तक किसी और चीज की बात है, वह प्रकृति को अपना काम करने देगी। यह कहा जा सकता है कि मो जियोए के साथ अपने रिश्ते के प्रति हे झिरन का रवैया काफी तर्कसंगत था। वह इस शादी को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करेगी जो मूल रूप से उसकी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि दूसरा पक्ष उसका आदर्श और नायक था। बेशक अगर दोनों ने अपनी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित की, तो वो मो जियोए के साथ डेटिंग करने की भी कोशिश करेगी, जब तक कि दोनों को यह महसूस न हो जाए कि दूसरा उनका नियत साथी है। तभी साथ रहना स्वाभाविक लगेगा। लेकिन अभी ऐसी बातों पर विचार करने का समय नहीं था। निर्वासन का लंबा रास्ता अभी बाकी था और उसे यह सोचने की जरूरत थी कि कैसे सामना किया जाए। अपनी हंसी पर काबू पाने के बाद हे झिरन ने ध्यान से मो जियोए को उसकी पैंट में मदद की। एक बार जब पैंट के पैर ऊपर खींच लिए गए, तो मो जियोए ने हे झिरन से कोई और मदद लेने से इनकार कर दिया। बाकी काम मैं खुद कर सकता हूँ। उसने झिरन ने जिद नहीं की। वह छतों और दीवारों पर भी चल सकता है, सावधानी से अपनी पैंट ऊपर खींचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मो जियोए के पलटने से पहले उसने जल्दी से चिकित्सा आपूर्ति को अपने अंतरिक्ष रिंग में संग्रहित कर लिया। उन्होंने शराब की मात्रा का भी जायजा लिया। इससे हे झिरन को यह देखकर तुरंत खुशी हुई कि 3 बोतलें बची थीं। यहाँ तक यूनान बायाओ पाउडर, धुंध, टेटनस दवा, डिस्पोजेबल सिरिंज और संदंश जो उसने अभी अभी उपयोग किए थे, सभी को उनकी मूल मात्रा में बहाल कर दिया गया था। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह थी कि संदंश की संख्या 1 से बढ़ गई थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसकी अंतरिक्ष रिंग की मूल वस्तुओं में पुनः पूर्ति का कार्य था। बेशक जो चीजें उसने प्राचीन काल में फेंक दी थीं, उनकी भरपाई नहीं हुई, क्योंकि जो चीजें उसने अपने कान में छोड़ी थीं, वे चली गईं। फिर भी वह झिरन बहुत संतुष्ट था। इस सुविधा के साथ उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी काफी सीधी हो गई है, क्योंकि उसकी अंतरिक्ष अंगूठी में इन साधारण चिकित्सा आपूर्तियों के अलावा और भी बहुत कुछ था। वह जानती थी कि अब आनंद का समय नहीं है। समय तंग था और उसे अभी भी बहुत सी चीजें संभालनी थीं। यह सोचकर उसने झिरन ने 2 अनुबंध निकाल लिए और फिर से बाहर चला गया। कियाओ यू दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसे उभरता देख उसने जल्दी से आदरपूर्वक पूछा, मिस, क्या आपका नौकर आपके लिए कुछ कर सकता है? कियाओ यू, अपने कमरे में जाओ। मुझे तुमसे और कियाओ शिन के साथ कुछ चर्चा करनी है। बोलने के बाद वह झिरन तुरंत नौकरानियों के कमरे की ओर चला गया। कियाओ यू ने कई वर्षों तक युवा मिस की सेवा की थी, लेकिन उसे इतना औपचारिक होते कभी नहीं देखा था। वह तेजी से उसके पीछे पड़ गई। उसी समय उसका दिल उत्सुकता से धड़क उठा। युवा कुमारी के आचरण को देखते हुए हाथ में कोई महत्वपूर्ण मामला होना चाहिए। वह झिरन की 2 नौकरानियां जो परिवार में शादी कर रही थीं, एक कमरे में रहती थीं। आज कियाओ यू की ड्यूटी की बारी थी और कियाओ शिन पहले ही जल्दी सो गई थी।
दरवाजा खुलने की आवाज से कियाओ शिन जाग गई। उसने सोचा कि यह कियाओ यू है जो वापस आ गया है, और उसने स्पष्ट रूप से पूछा, कियाओ यू, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? यह मैं हूँ, जीरन ने अपना भ्रम दूर करने के लिए कहा। कियाओ शिन तुरंत आश्चर्य से उठ बैठी और जल्दी से अपने जूते पहनकर बिस्तर से बाहर निकल गई। मिस, क्या आपके पास कोई ऑर्डर है? वह झिरन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने सीधे 2 दास अनुबंध मेज पर रख दिए। इन दास अनुबंधों को ले लो और आज रात ड्यूक की हवेली छोड़ दो। आज से आप स्वतंत्र हैं। उन दोनों को समझ नहीं आया कि युवा मिसेस नाटक का मंचन क्यों कर रही थी। मिस, कियाओ शिन ने कहाँ गलती की? आप अपनी इच्छानुसार मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं। हाँ मिस, कियाओ यू भी जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता है। वह झीरन जानता था कि ये दोनों नौकरानियां उसके प्रति बेहद वफादार थीं। उसने असहाय होकर कहा, ड्यूक अभी लौटा है और उसने कहा है कि उसे सम्राट का क्रोध झेलना पड़ा है। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो सम्राट ड्यूक की हवेली को दंडित करेगा। तब तक तो हम सब खतरे में होंगे, हमें इसकी परवाह कैसे रहेगी कि आप जिएं या मरें। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अभिमुक्त कर दूं बजाय इसके कि तुम्हें अधिकारियों द्वारा दोबारा बेच दिया जाए। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने झीरन को ढकने के लिए उसकी आस्तीन का उपयोग किया और 40 टन चांदी निकाली, और उनमें से प्रत्येक को 20 टन चांदी दी। दोनों छोटी नौकरानियों को यह उम्मीद नहीं थी कि मिस उन्हें जाने दे रही थी। कुछ देर तक तो वे इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए। आखिरकार, जीवन भर मिस की सेवा करने का विचार पहले ही गहरी जड़ें जमा चुका था। मिस, कियाओ शिन नहीं जा रही है। कियाओ यू भी नहीं जा रहा है। अतीत में, ही झिरन ने उन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझाया होगा, लेकिन इस समय, उसके पास ऐसा करने के लिए इतनी ऊर्जा और समय नहीं था। यह मामला आपके विरोध की इजाजत नहीं देता। अभी सामान पैक करो और मैं 1.25 घंटे के बाद तुम्हें हवेली से बाहर ले जाने के लिए किसी को भेजूंगा। मिस, यह देखकर कि कियाओ यू अभी भी कुछ कहना चाहती है, ही झिरन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। यह बहुत हो गया और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। 2 नौकरानियों को जाने देने के बाद, मो जियोए भी अपनी तरफ से निष्क्रिय नहीं रहे। ही जीरन के चले जाने के बाद, उसने कई सक्षम युवा नौकरों को बुलाया जो अक्सर उसके आसपास सेवा करते थे और उन्हें उसी तरह मुक्त कर दिया। जहां तक ड्यूक की हवेली के बाकी नौकरों का सवाल है, यह उसकी मां और भाभी के अपने निर्णयों पर निर्भर करेगा। इन सभी नौकरों को विदा करने के बाद, जिनके दास अनुबंध वापस कर दिए गए थे, आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। उसने झिरन की नजर कमरे में लगी घड़ी पर पड़ी, सुबह के 5 बज चुके थे। उसने झिरन ने ड्यूक की हवेली की रसोई को खाली कर दिया था, और बाद में खजाने से सामान ले जाना चाहता था, इसलिए उसने सभी जगह घेरने वाले रसोई के बर्तनों को कान के कमरे में ढेर कर दिया। सौभाग्य से, ओल्ड लेडी मो के आंगन में एक छोटी सी रसोई थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें वास्तव में निर्वासित होना पड़ा, तो जाने से पहले उन्हें पूरा होना पड़ा। इसलिए ओल्ड लेडी मो ने सीधे लोगों को अपनी छोटी रसोई में दलिया पकाने का आदेश दिया। इस समय दलिया पहले ही पकाया जा चुका था, और एक बुजुर्ग नौकरानी दुल्हन के कक्ष में उन्हें नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करने आई। जहां तक है झिरन और मो जियुए द्वारा अपनी शादी के पहले दिन सास को बधाई देने की बात है, तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उसने झिरन ने मो जियुए की ओर देखा जो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या तुम नाश्ता करने के लिए अपनी माँ के पास जा रहे हो? मो जियुए ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कोमा में होने का नाटक करता रहूंगा। वह झिरन जानता था कि मो जियुए की हरकतें सही थीं। चूंकि सम्राट ने कल रात उसे उत्पीड़न के लिए महल में बुलाने का फैसला किया था, क्या यह उसे गंभीर चोटें पहुंचाने और निर्वासन के रास्ते में मरने के लिए नहीं था? यदि सम्राट को पता चलने पर वह स्वस्थ होकर बाहर जाता, तो वह मो परिवार से निपटने के लिए अन्य तरीकों के साथ आ सकता था। संभावित नुकसान से बचने के लिए कोमा में होने का नाटक करना बेहतर था। मैं सबसे पहले वहां जाकर देखूंगा और तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आऊंगा। बोलने के बाद, वह झिरन बूढ़ी नौकरानी के पीछे ओल्ड लेडी मो के आंगन तक गया।
मो परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे लोग थे। भाभियां और जवान चाचियां पहले ही बूढ़ी मैडम के आंगन में जा चुकी थीं। सभी महिलाएं लिविंग रूम में खाने की मेज पर करीने से बैठी थीं, और जब तक ओल्ड लेडी मो नहीं बोलती, तब तक कोई भी अपनी चॉपस्टिक नहीं उठाता था। बूढ़ी औरत मो सोच रही थी कि मो जियोए और हे झिरन के आने के बाद वे खाना शुरू करेंगे, ताकि सभी लोग एक साथ खाना खा सकें। आखिरकार ये उसके बेटे की शादी का पहला दिन भी था, इसलिए इसे कुछ हद तक औपचारिक होना ही था। यह देखकर कि केवल हे झिरन ही आया था, और मो परिवार के सामने आने वाली आसन आपदा को न जानते हुए, मोहनियो गर्मजोशी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए और हे झिरन से हाथ मिलाते हुए बोली, भाभी, मेरा नौवां भाई आपके साथ क्यों नहीं आया? मोहनियो की हालत देखकर उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि परिवार में क्या चल रहा था। वह झिरन ने बस इसे छिपाना जारी रखा, तुम्हारा नौवां भाई कल रात महल से देर से लौटा और अभी सो गया है। इस स्पष्टीकरण ने मोहनियो को बिल्कुल भी संदेहास्पद नहीं बनाया। नौवें भाई ने बहुत मेहनत की, उसे थोड़ी देर और सोने दो। भाभी, जल्दी आओ, नाश्ता करते हैं। बूढ़ी महिला मो और अन्य भाभियां जानती थीं कि क्या हो रहा है, और उन्होंने मोहनियो की तरह नहीं पूछा। हालांकि सभी के चेहरे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। जब बूढ़ी महिला मो ने हे झिरन को मेज पर आते देखा, तो उसने व्यक्तिगत रूप से उसे बैठने के लिए स्वागत किया। युवा महिला, आप भी परिवार की स्थिति जानती हैं। यह आपकी शादी का पहला दिन है, और ज्यादा तैयारी नहीं है। आइए पहले सादे चावल दलिया से काम चलाएं। माँ, ये तो पहले से ही बहुत अच्छा है। जैसे ही वह बोली, वह झिरन मोहनियो के बगल में बैठ गया। अपने सामने चावल दलिया के कटोरे को देखकर वह तुरंत भौहें चढ़ाने लगी। माँ, भाभीओ, ये दलिया किसने बनाया? बूढ़ी महिला मो ने कटोरा उठाया और चावल दलिया का एक घूंट लेने ही वाली थी कि उसने हे झिरन को पूछते हुए सुना, इसलिए उसने इसे फिर से रख दिया। यह मेरे आंगन में नौकरानी द्वारा तैयार किया गया था। क्या गलत है? माँ, भाभीओ, इस दलिया में जहर है। यह सुनकर भाभी और मोहनियो ने भी जल्दी से अपने दलिया के कटोरे नीचे रख दिए, और उनकी नजर एक साथ हे झिरन पर पड़ी। युवा महिला, आपने कहा था कि दलिया में जहर है। बूढ़ी औरत मो अविश्वसनीय लग रही थी। उन्होंने झिरन ने पुष्टि की, माँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यह एक घातक जहर है जिसे असेंट टू हेवन कहा जाता है। जो कोई भी इसे लेगा उसके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक नौकरानी घबराकर दौड़ी, बूढ़ी मैडम, कुछ बुरा हो गया है। पानी का एक घूंट पीने के बाद चेन ग्रानी और कुई मेड अचानक मुंह से झाग निकलने के कारण जमीन पर गिर पड़े। आपने क्या कहा? बूढ़ी औरत मो जल्दी से उठी और छोटे कदमों से बाहर चली गई। वे कहाँ हैं? बूढ़ी मैडम को जवाब देते हुए, वे दोनों कान के कमरे में हैं। नंदे और हे झिरन बूढ़ी महिला मो के पीछे पीछे कान के कमरे तक गईं। निश्चित रूप से जिन दो लोगों का चेन ग्रानी ने उल्लेख किया था, वे जमीन पर लेटे हुए थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, पूरे शरीर में ऐंठन हो रही थी, उनकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वे मरने वाले हैं। बूढ़ी महिला मो ने जांच की और हे झिरन की ओर देखने लगी। दरअसल किसी ने उन्हें जहर दे दिया है।